मैं टॉयलेट का पानी 10 साल से बेच रहा हूँ। आपको इमेजिन नहीं करोगे, 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड से एलपीजी बनाना, तो ये इतना कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको अगर हम वैल्यू एडिशन में करेंगे, इस पर हमारे यंग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। बरसात शुरू हो रही है, एक परिवार एक पेड़ लगाइए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब हैं। गडकरी साहब, आपका सबसे स्वागत है। नमस्कार। हमारा ये ग्रीन चैंपियन जो मिशन है, इस मिशन में आपने प्लांटेशन किया, तो क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? क्योंकि दिल्ली की, वैसे हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में आमतौर पर कहा जाता है पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत लगती है। देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा। ग्रीन चैंपियंस के रूप में आपने जो अभियान शुरू किया है, ये देश में भविष्य की आवश्यकता है। मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैंसर के रुग्णों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये सब केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का परिणाम है। और जहाँ तक प्रदूषण है, उसके कारण हमारा स्वास्थ्य, दिल्ली में एक रिपोर्ट आई थी कि इसी प्रकार से प्रदूषण रहेगा तो हमारे आम लोगों का जीवन 8 से 10 साल कम होगा। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस ग्रीन इंडिया, प्रदूषण से मुक्त। और एक बात ज़रूर है कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके हमारे देश के लोगों का जीवन हम सुसह्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सुसह्य बना सकते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारे साथ बातचीत में आज हमारे कुछ युवा एंकर्स भी हैं, और ये युवाओं से भी हम जानेंगे कि क्या आप लोग भी मंत्री जी से सवाल करना चाहते हैं। सर, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक तो मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि सर, मुझे घूमना बहुत पसंद है, और जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ होते हैं और जितने भी यूथ होते हैं, उनको घूमना बहुत पसंद होता है। लेकिन कॉर्पोरेट में सर लीव्स की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रैवलिंग के लिए जो भी रोड्स और हाईवेज़ हैं, एक्सप्रेसवेज जो आगे बनाई जा रही है, ताकि हम चाहे अगर कश्मीर जा रहे हैं या फिर साउथ जा रहे हैं तो 2 दिन में हम घूम कर आ जाए, ताकि यहाँ पे हमें मैनेजर से डांट भी ना खानी पड़े और हम अपनी मस्ती और इन्जॉयमेंट भी कर सके। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, आगे और क्या क्या प्लान्स हैं आपके? अभी तो ऐसा है कि जहाँ तक आप देश में हम लोग करीब 40 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सेस कंट्रोल बना रहे हैं। इसका मतलब ये कि जैसे दिल्ली से देहरादून हमारा एग्जिस्टिंग रोड है, उसमें 7 घंटे 8 घंटे लगते हैं, और अभी नया रोड हमने बनाया तो 2 घंटे में होगा। अब दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में होगा, दिल्ली से मनाली 8 घंटे में होगा, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में होगा, मुंबई से पूना, अभी जैसे मैंने पहला हाईवे बनाया था तो 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो रहा है। अब हम नया हाईवे बना रहे हैं और JNPT के पास से, तो 1.5 घंटे में होगा। यस सर। यहाँ बेंगलोर से मैसूर ये करीब 4 घंटे, 3.5 घंटे 4 घंटे लगते थे, अब वो 1 घंटे में हुआ। मेरठ से दिल्ली ये 3.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में हुआ। हाँ, 45 तो ऐसे देश में इतने रोड बन रहे हैं कि अब आपको सुबह निकले शाम को वापस आए। यस सर। तो ये एक महत्वपूर्ण ये भी हुआ। दूसरा, इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है और चीन में 8% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में 12% है। अभी ये लॉजिस्टिक कॉस्ट IIM बेंगलोर, चेन्नई IIT और कानपुर IIT ने जो अध्ययन किया, उसमें जो इंडिकेट किया है कि 6% कम हुई, तो वो 3-4 महीने के पहले। मैं तो कहता हूँ कि अभी वो सिंगल डिजिट में आई है। तो इसके कारण अगर आप 6-7% कम होंगे तो हमारा एक्सपोर्ट में हम उतना कॉम्पिटिटिव बनेंगे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, रोजगार निर्माण होगा और देश के विकास में फ़ायदा होगा। तो ऐसे बहुत सी बातें जो है इसके परिणाम के रूप में आएगी। जैसे आप AI का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? अभी रोड कंस्ट्रक्शन में AI का उपयोग हो रहा है कि उनने कौन सी लेयर लगाई, कितना मटेरियल डाला, उसके बाद रीडिंग क्या मिला, डायरेक्ट हमारे पास आ रहा है। रोड की अलाइनमेंट में हम AI का उपयोग कर रहे हैं। अब हमने अभी रोड का ऑडिटिंग शुरू किया, तो अभी AI सिस्टम से हो रहा है, तो हमारे सिस्टम में वो डायरेक्ट रडार चलता है, तो रोड में गड्ढे कितने पड़े, क्वालिटी कैसी है, आजू बाजू में अतिक्रमण कितना किया है, ब्लैक स्पॉट्स कौन से हैं, रोड का ट्रैफिक जाम कहाँ हो रहा है, ये सब डिटेल अब हमारे पास तैयार है। आप देख सकते हैं, आप बोलो उस रोड का जाके आज तुरंत देख सकते हैं। हम जैसे लोग हैं, हमें स्पीडिंग बहुत पसंद है सर, उसके लिए हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रोड्स हैं, बिल्कुल हमारी भाषा में कहते हैं मलाई रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम महंगी महंगी बाइक्स खरीद रहे हैं, कार्स खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है ओवर स्पीडिंग के टैग चलान से। सर वो क्यों है इतनी स्पीड पे लिमिट? क्या हमें ऑप्शन मिल सकता है 200 किलोमीटर की ऐसी रोड्स, हाईवेज का?
देखिए, हमारा देश वर्ल्ड में पहले नंबर पर है रोड एक्सीडेंट में। जी। हमारे यहाँ 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती हैं। और इसका कारण ये है कि हमारे देश में लोग, इसे 4 कारण हैं: रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अभी हमने इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयर बैग्स लाइक पूरे सुधार कर दिए, बस कोड बदल दिया, ट्रक कोड बदल दिया। प्रॉब्लम यह है कि लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, और आप जब गाड़ियाँ चलाते तो ऐसी घर के जाते हैं। तो ये इससे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और जो लेन डिसिप्लिन का अगर हम पालन करेंगे, हम लोग रास्ते के बीच में से कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे, हाँ जी। रेड सिग्नल होगा तो रुकेंगे, हाँ जी। हम हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट न पहनने से कम 30,000 लोगों की केवल मौतें इसलिए हुई है कि हेलमेट नहीं करते। हम लोग बेल्ट नहीं लगाते, इसके कारण हमारी मौतें हुई है। आप कम से कम 30,000 लोग अगर बेल्ट लगाते तो मौतें नहीं होती हैं। जी। हम मोबाइल फ़ोन पर रख के बात करते हैं। तो ये जो ऐसा है कि रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किया, पर इसके साथ साथ हमें इन्फोर्समेंट का जो कानून है वो हमने स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी आप तकरार कर रहे हैं। जी। तो ये करने के बाद भी लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ समस्या है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। सर, रोड ट्रिप्स जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल बन चुकी है, जैसे अभी दिल्ली टू देहरादून हाईवे भी खुला है और दिल्ली टू मुंबई भी खुला है, तो मतलब काफ़ी स्मूथ हो चुका है। बट सर, एज अ यूथ जब हम कहीं भी जाते हैं तो जो टोल प्राइसेस है वो थोड़े से एक्सपेंसिव है, एंड जो गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट आईडी कार्ड पे काफ़ी डिस्काउंट्स देती है, बाकी चीज़ों में भी, जैसे ट्रेन रिजर्वेशंस या फिर कहीं भी अगर आप घूमने जा रहे हैं। तो सर, एज यूथ अगर हमें भी कुछ डिस्काउंट मिल जाए इस पे टोल्स वगैरह के ऊपर, या कुछ अगर आप फ्री कर सके यूथ के लिए जो रोड ट्रिप्स में जाना पसंद अभी है। 1-2 दिन पहले ही हमने करीब, अभी धीरे धीरे शुरू होगा, करीब 100 टोल नाके को हमने बैरियर बेस किया है, लेस किया है। यानी आप कोई बैरियर रहेंगे ही नहीं, आप 80 के स्पीड से आके चले जाओगे। कैमरा आपके नंबर प्लेट से और आपके जो हमारा कार्ड है उससे पता करेंगे कि भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, उतना पैसा आपके टोल से निकल जाएगा। और हमने एक नई पॉलिसी की जो आप सबके लिए है कि पहले एक नाके पे 150-200 टोल निकलते थे, अब 3,000 रुपये का पास किया है, तो 200 बार 200 टोल आप पार कर सकोगे। तो एक टोल का खर्चा 15 रुपये है, जहाँ 100 और 150 रुपये का टिकट है, 15 रुपये नहीं, ये कंसेशन ही है। तो ये नहीं के बराबर है। तो इसलिए अभी तो काफ़ी उसमें सहूलियत दी है हमने, ताकि आपको ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गडकरी साहब, आपको आधुनिक भारत का यूँ कह सकते हैं कि शिल्पकार कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। आपने जो सड़कें बनाई, हाईवे बनाए हैं, उनके किनारे आपने ढेर सारे पेड़ भी लगवाए। आज की तारीख में उसका क्या स्टेटस है? और उसके बाद आपके घर में ये 2 गाड़ियाँ दिख रही हैं, एक तो मुझे लगता है हाइड्रोजन की गाड़ी से चलने वाली गाड़ी है, दूसरी इलेक्ट्रिक से। तो इनमें से कौन सा प्रेफर करें लोगों को अगर लेना हो तो? पहली बात तो ऐसी है कि हमने अभी तक 4.5 करोड़ पेड़ लगाए, उसको ई टैग किया है। इसका हिसाब आप राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में मांग सकते हो। और अभी हमने आज अपन ने पेड़ लगाया, हमने अभी बंधन डाला है कि 3 मीटर का बड़ा लंबा पेड़ लगेगा। तो नेचुरली बड़े लगा रहे हैं। दूसरी बात ऐसी कि हमने करीब 1,35,000 पेड़ पुराने ट्रांसप्लांट किए हैं। अभी कुछ जगह औरंगाबाद जगह पैठन करके जगह है, वहाँ 100 पेड़ हमने जो बढ़ के थे 100 साल पहले, 100 साल पुराने, उनको हमने सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया है। तो पेड़ काटना नहीं। अभी आपका धोला कुआं का रास्ता है, यहाँ से आप जाते हैं ना एयरपोर्ट की तरफ, उसके बाजू में रोड का काम चल रहा है, वहाँ अभी हमने 70-80 पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। हर जगह पर हम पेड़ को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसको ई टैग कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो नेचुरली हम लोग इस बार भी बहुत बड़े प्रमाण पर पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ के कारण CO2 इमिशन के लिए कितने आवश्यक है पेड़, ये आपको पता है। अब जो है कि ये CO2 जो होता है, जिसका पोल्यूशन होता है, ये फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। फॉसिल फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है और गैस है। तो अभी हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है फॉसिल फ्यूल का। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि देश का पहला इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का मुझे मौका मिला। और अभी उस समय इलेक्ट्रिक कार जो थी महंगी थी, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, कार आई, ट्रक आया, बसेस सब आई। इससे डीजल का पोल्यूशन दिल्ली का ख़त्म हो गया।
तो ये जो इलेक्ट्रिक आई, इसमें जो लिथियम आयन बैटरी रहती थी वो कॉस्टली रहती थी। इसकी एक समय कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। अब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $50 पर किलोवाट पर आवर आई है, तो 1/3 हो गई। तो अब पेट्रोल डीजल की कार, स्कूटर और इलेक्ट्रिक कीमत सेम होगी और एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम है। आपके पास जो आज ये कार्यक्रम प्रोग्राम जिन्होंने किया है उनमें से एक है, उन्होंने ये जो लिथियम आयन बैटरी जब ख़राब होती है तो जब सोलर में पावर तैयार होगी सुबह ज़्यादा सरप्लस, तो पावर स्टोरेज होगा और रात को वो पावर वापस यूज़ की जाएगी। तो अब ये पूरी बैटरी ये हम लोग इसमें जाएगी पावर स्टोरेज में। तो एक प्रकार से हमारे पावर सस्ती हो गई। राइट। जो 10 रुपये 12 रुपये यूनिट है वो पावर सोलर की 2 रुपये 60 पैसे यूनिट आई और स्टोर करके वो 4 से 5 रुपये तक जाएगी। तो एक प्रकार से एक रिवोल्यूशन हुआ। अब जैसे इलेक्ट्रिक का हुआ वैसे हमारे किसान सरप्लस ऑफ फूड ग्रेन, गेहूँ सरप्लस, चावल सरप्लस, मक्का सरप्लस, शुगर सरप्लस। तो मैं जो काम करता हूँ 2004 से वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टूवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। तो अभी गन्ने के जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है, परली से इथेनॉल बनता है, अभी बाम्बू से इथेनॉल बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है। तो अब इथेनॉल हम 20% पेट्रोल में डालते हैं, तो उसके कारण हमारा उतना पेट्रोल का इंपोर्ट कम हुआ। अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं कि टाटा, महिंद्रा, हीरो, होंडा, टीवीएस, बजाज, बाद में हुंडई और सुजुकी, सब गाड़ियाँ अब 100% इथेनॉल पर आएगी। अब ये जो गाड़ी काली वाली देख रही इनोवा टोयोटो की, ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है और ये गाड़ी में 100% इथेनॉल जाता है और ये चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। तो 1 लीटर पेट्रोल की तुलना में अगर जो माइलेज मिलता है इसमें वो देखेंगे तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। यानी ग्राहकों का फ़ायदा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, वो नो पोल्यूशन, ग्रीन है, कोई पोल्यूशन नहीं उसमें। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अब हमारा देश स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट हमको बंद करना है। और किसान को हमने केवल अन्नदाता नहीं बनाया, अन्नदाता से ऊर्जादाता बनाया, ऊर्जादाता से ईंधन दाता बनाया, ईंधन दाता से हाइड्रोजन दाता बनाया, हाइड्रोजन दाता से हवाई ईंधन दाता बनाया और किसान अब ये परली से हम बायो बिटुमिन बना रहे हैं। मैंने 23 लोगों को लाइसेंस दिया। सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रयोग किया। हमने 1 किलोमीटर का रोड बनाया और ये डांबर भी अब किसान बना रहा है, तो डांबर दाता भी बन गया। हवाई ईंधन, ये पानीपत में एक प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल ने डाला है जिसमें परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर हवाई ईंधन तैयार हो रहा, ताकि हवाई जहाज इस पर चलेंगे, परली जलेगी नहीं, वेस्ट में वैल्यू क्रिएट होगी। और जो तीसरी कार है वो हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से होता है, ब्राउन हाइड्रोजन पेट्रोलियम से होता है और ग्रीन हाइड्रोजन पानी से और कचरे से होता है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। ये जो गाड़ी है जो हाइड्रोजन पे चलती है, मर्सिडीज जैसी है मस्त, और इसमें कोई धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं। और इसकी विशेषता ये है, इसका नाम है मिराई। मिराई ये जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स भविष्य, ये भविष्य है। और इसलिए अब इसके बाद हाइड्रोजन बनेगा। ये दिल्ली में कचरे की टेकड़ियाँ है ना, वो हमने 80 लाख टन कचरा रोड में डाला। अब कचरे को सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल, प्लास्टिक रिसाइकलिंग होगा। ऑर्गेनिक कचरा बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा और मीथेन से हम लोग सीएनजी, बायो सीएनजी भी बना सकेंगे, हाइड्रोजन भी बना सकेंगे। और जो हाइड्रोजन बनेगा उस पर ट्रक और बसेस और कार चलेगी। और अब हिंदुस्तान के 10 रोड हमने सिलेक्ट किए जिसमें टाटा, इंडियन ऑयल, HPCL, वॉल्वो, अशोक लेलैंड, NTPC और 10 रोड पर हम हाइड्रोजन की ट्रक और बसेस चला रहे हैं। तो अब इस देश में आगे पानी पर अगर हाइड्रोजन बनेगा तो ये जो स्टील है हाइड्रोजन पे बनेगा। सब बॉयलर में कोयले के बजाय और ऑयल के बजाय तो ये सब हाइड्रोजन चलेगा। तो हम लोग आज ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। ये 22 लाख करोड़ तो बचेंगे, ये इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे, उससे रोजगार निर्माण होगा, किसान समृद्ध होगा, किसान के पास गांव में अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे, स्मार्ट शहर नहीं,
स्मार्ट विलेज बनेंगे और गांव में लोगों का स्तर बढ़ेगा और पूरा देश बदल जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो सकता है? और अभी जिस तरह की आपदा, एक तरह से आपदा ही कहेंगे या यूँ कह सकते हैं कि जो परेशानी सामने पूरे देशवासियों को झेलनी पड़ रही है अमेरिका और ईरान के झगड़े की वजह से, तो ये कब तक हम लोग इस तरह की परेशानी अगर आती भी है तो उससे हमारे को कोई असर नहीं पड़ेगा? सर, इसको कुछ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी यहाँ लोगों को पूछो आप, कितने लोगों के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मोटर है या अभी बस में जाते हैं। अब 40%, 60%, 80% ग्रोथ है। यानी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर लेंगे, अभी एक मैंने इलेक्ट्रिक ट्रक का लॉन्च किया कि कांडला, मुद्रा और JNPT से कंटेनर आता है सोनीपत, बख्शी एंड कंपनी है और हमारे साउथ में रेणुका शुगर वाले, उन्होंने वो ट्रक बनाया है। वो 60 टन का कंटेनर उसमें आता है और जिसमें फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक में। अब वैसे दूसरी टेक्नोलॉजी है स्वैपिंग। तो ट्रक में एक बैटरी है और वो डालकर वो चार्ज की हुई 180 किलोमीटर जाती है, फिर पेट्रोल पंप से फिर रुकते, फिर डालती है। अब आप ताज्जुब करो कि जो खर्चा 110 रुपये का डीजल है उसमें 20 रुपये की बिजली लग रही है, तो कॉस्ट बच रही है। जो इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बसेस की कॉस्ट ही कम है, तो नेचुरली लोग उसको ले रहे। वेटिंग लिस्ट है अभी जल्दी मिलती नहीं। मेरे पास लोग आते हैं कि मेरे को रिकमेंड हो ताकि मेरे को गाड़ी जल्दी मिले। तो ये बदल रहा है। और अभी अब एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी आया। अभी ट्रैक्टर है मेरे पास, अभी मेरे पास आयशर का एक ट्रैक्टर आया, वो CNG और डीजल पे चलता है। फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर है, मेरा घर खेत में सोलर है, मैं वो लगाता हूँ, 2 घंटे ट्रैक्टर चलता है फुकट में। ट्रैक्टर में डीजल नहीं, खर्चा ही नहीं। अब इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आ रहा है और अभी फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर आ रहा है कि जिसमें ये इथेनॉल चलेगा और इथेनॉल के साथ CNG चलेगा और फ्लेक्स इंजन पर वो चलेगा। तो आप समझ लीजिए कि अभी देश में इसमें 1 लाख रुपए किसान की ट्रैक्टर के पीछे बचत है। अब जो हार्वेस्टर है, जैसे कोई गन्ने का हार्वेस्टर है, मक्के का हार्वेस्टर है, राइस का है या गेहूँ का है, ये सब जो इंजन है वो डीजल के बजाय फ्लेक्स इंजन बनेगा, इलेक्ट्रिक पर बनेगा। कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट है, हज़ारों करोड़ लीटर डीजल लगता है, वो सब अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल पे आएंगे। ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर है, ये 450 करोड़ लीटर डीजल फूकते हैं। अब वो सब इथेनॉल पे आएगा तो वो होगा। दूसरा, जैसे इथेनॉल 100% आ रहा है, वैसे प्रयोग शुरू है, लगभग काफ़ी सक्सेस उसमें मिला है। अभी सरकार ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। सर इस तो पे एक ये बता देता हूँ कि इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल बनता है और आइसोब्यूटेनॉल इज ए अल्टरनेटिव ऑफ डीजल। तो हम लोग आइसोब्यूटेनॉल के इंजन बना सकते हैं या आइसोब्यूटेनॉल डीजल में भी डाल सकते हैं। मैंने किर्लोस्कर कंपनी का जनरेटर सेट 100% आइसोब्यूटेनॉल और 100% इथेनॉल पर लॉन्च किया। बढ़िया चल रहा है, नो पोल्यूशन, इंपोर्ट जीरो। तो अब ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है, इससे एक समय ये 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट समाप्त होगा। दिल्ली में जो प्रदूषण है, जो 40% प्रदूषण के लिए मैं जिम्मेदार हूँ ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, वो प्रदूषण खत्म हो जाएगा और इसका जो बेनिफिट है वो किसान को मिलेगा, उसको अच्छे भाव मिलेंगे। केवल हमने मक्के से इथेनॉल की अनुमति दी तो मक्के का भाव 1200 रुपये क्विंटल था कमर्शियल प्राइस और MSP 1800 रुपये क्विंटल थी। पर जैसे ये किया तो 2800 रुपये क्विंटल मक्के का हुआ और उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए। तो ये जो फ़ायदा है, इससे देश का आत्मनिर्भर भारत और निश्चित रूप से एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने में हमें इसका फ़ायदा होगा। सर अभी आपने ये जो इनिशिएटिव बताई बहुत अच्छी है, लेकिन क्या इतना इथेनॉल पे इतनी गाड़ियाँ चलाना और जैसे वाटर स्कार्सिटी पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल इतना होगा, अगर तो वाटर की भी स्कार्सिटी है हमारे पास अगर देखा जाए तो उस पर इतना फीजिबल तरीके से ईजिली जाना, क्या ये आसान है? पहली बात ये गलतफहमी है कि हमारे देश में पानी की कमी है। हमारे देश में जैसे आगे नेशनल हाईवे का नेटवर्क बना, इसको बोलते हैं रोड ग्रिड, फिर पावर का ग्रिड है कि एक आधे राज्य में ज़्यादा पावर है, दूसरे को हम पावर ग्रिड है, वैसे वाटर ग्रिड बना रहे। मैं जब वाटर रिसोर्स मंत्री था, मैंने 49 रिवर कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट किए थे। ये केन बेतवा उसी में है। और गंगे में जब बाढ़ आती है, जब धूप काल में बर्फ़ पिघलता तो गंगा में बाढ़ आती है, वो पानी कावेरी तक ले जाने का है।
अभी आंध्र प्रदेश में मेरे कार्यकाल में मैंने एक पोलावरम डैम को अनुमति दी और 60,000 करोड़ का डैम हम बना रहे हैं, और वो बनने के बाद भी 1300 टीएमसी पानी समुद्र में जा रहा है। तो हमने योजना बनाई कि वो जो एक्सेस वाटर है जो समुद्र में जा रहा है, उसके बजाय अगर हमने वो जो गोदावरी का पानी है 1300 टीएमसी ज़्यादा का, वो पानी हम कृष्णा में डालेंगे, कृष्णा का नहीं को वो हम पेन्नार में डालेंगे, पेन्नार का कृष्णा में डालेंगे, और कृष्णा का कावेरी में डालकर टेल एंड कन्याकुमारी तक कर्नाटक और तमिलनाडु में पानी लेके जाएंगे, तो पूरा इरिगेशन हो जाएगा, तो झगड़ा ही नहीं रहेगा पानी का। हमारे देश में कितने बाढ़ आ रहे हैं, हर साल 2 लाख 2.5 लाख करोड़ के नुकसान हो रहे, पूरा बिहार में, पूरा उड़ीसा में, पूरे बंगाल में बाढ़ के कारण कितने लोगों का नुकसान होता है। हम अगर वाटर ग्रिड बनाएंगे तो टेकिंग वाटर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, वन बेसिन टू अनदर बेसिन, तो ये जाएगा। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जब मुंबई के आसपास जो है गुजरात की बॉर्डर, वहाँ ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जो पहाड़ है, फॉरेस्ट है, सब पानी समुद्र में जा रहा है। वो वहाँ से गोदावरी निकलती है, वो पानी हम गोदावरी में डालेंगे, और वो पानी नासिक अहमदनगर होकर अनेक डैम में डालकर, जैसे आप बोलते हैं ना कि यहाँ पानी ज़्यादा होगा उस डैम में डालेंगे, उधर का उधर डालेंगे, तो पानी स्टोरेज करेंगे तो कोई नहीं। दूसरी बात, आप मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास रखो, इसका कारण मुझे 17 डॉक्टरेट्स मिली है, डिलीट, मैं डॉक्टर नाम लगाता नहीं हूँ, मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। 7 मुझे मिली है वाटर कंजर्वेशन पर। ओके। और उसमें वाटर कंजर्वेशन का अर्थ ऐसा है कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। एक लोगों में भावना है कि जो एथेनॉल की गाड़ी होती है वो जल्दी खराब हो जाती एक भी गाड़ी बताओ किसी की है क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा गलत प्रचार किया, मेरे खिलाफ किया गया, और ये लॉबी है, क्योंकि जो चाहती है कि 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो। अब वो 550 कंपनियाँ इथेनॉल बनाती है, इथेनॉल का टेंडर ऑयल कंपनी निकालती है, रेट कैबिनेट तय करती है, और इथेनॉल आने के पहले से हम अल्कोहल बनाता है। और मैं 550 इंडस्ट्री में मैं 380 नंबर पर हूँ। हमारे यहाँ 0.06% इथेनॉल है। प्रचार किया गया कि मेरे फायदे के लिए इथेनॉल है, बाद में खूब गलत प्रचार किया गया, अब झूठा निकला। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि इथेनॉल ने हमको बचाया, नहीं तो आज ये क्राइसिस में, पेट्रोल डीजल के क्राइसिस में क्या हालत होती। क्या हमारा देश स्वावलंबी नहीं बनना चाहिए? क्या हमारे देश का इंपोर्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश का किसान समृद्ध संपन्न नहीं होना चाहिए? क्या हमारे देश का प्रदूषण ख़त्म नहीं होना चाहिए? और ये अगर हमारे पैरों पर खड़े रहेंगे और ख़त्म होगा तो ये देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा, विश्व की ताकत बनेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, और गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनका कल्याण होगा। यही हमारा मिशन है। सर, हमारी जो जनरेशन है उनको कार्स और मोटर बाइक्स बहुत पसंद है, और शायद इसलिए वो आपको भी इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को सबसे पहले, इन चीज़ों की देखरेख करते हैं। लेकिन सर, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से अगर हटें तो इमोशनल अगर लेवल पे आएँ, तो हम नहीं चाहते कि हमारी जो कार्स हैं हमें उनको हटाना पड़े, उनको स्क्रैप करना पड़े। इसके लिए कोई एक उपाय हो सकता है? क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल से हम जुड़ जाते हैं, कार हार्ट ब्रेक्स होते हैं हमारे। देखिए, आपको पहली बात बताता हूँ कि जो रेस कार है ना जी, उसमें फ्यूल इथेनॉल है 100%। हाँ जी। हाँ, क्योंकि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू भी अच्छी ज़्यादा है। अभी आपको मैं बात बताता हूँ, अभी हमारी 15 साल पहले की एक ट्रक एवरेज देती है और जो पोल्यूशन करती है वो आज के 3 ट्रक के बराबर है। मैं जब स्टूडेंट था तुम्हारे जैसा, तो मैंने पहली बार एक 2 व्हीलर खरीदी की थी, तो मैं लोगों को बताता था कि मेरी गाड़ी 32 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है। अब तो 85 किलोमीटर, 90 किलोमीटर दे रही। अब मुझे बताओ कि आपका एवरेज नई टेक्नोलॉजी से अगर उससे 3 गुना ज़्यादा होगा तो आपका पैसा कम बचेगा। दूसरी बात, ये जितनी पुरानी गाड़ी है उसका अभी यूरो 6, यूरो 4 की यूरो 6 है इमिशन नॉर्म, उसके बहुत कार्बन डाइऑक्साइड देती है, प्रदूषण करती है। और चौथी बात, कितना भी होता है तो भी कुछ समय जो पुरानी गाड़ी है, ट्रक है, तो चल नहीं पाती, तो उनका भी एक लाइफ होता है, आदमी का भी लाइफ है। आज जो व्यक्ति एक पहलवान है जी, तो वो 80 साल में पहलवान की नहीं कर सकता। आज एक जो गाड़ी है जो आज काम में आ रही है, उससे 15 साल पहले गाड़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। अभी आप देखो, ये डीलरशिप का धंधा लोग करते हैं, मैं बोलता मत लो ये। पहले क्या होता था, हम जो गाड़ियाँ खरीदती पहले दिन से स्पेयर पार्ट्स खरीदते थे, अब 10-10 साल स्पेयर पार्ट्स ही नहीं लगते, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं लगती, तो उसमें सेविंग है। ये समय ऐसा है कि हमें जो अब उपयोगी नहीं है, पोल्यूशन करती है, एवरेज कम देती है, ऐसे गाड़ियों को लेकर नई गाड़ी लेना हमारे फ़ायदे में है। और दूसरी बात, हम उसके ऊपर कंसेशन बहुत दे रहे हैं, उसमें इंसेंटिव है। अगर आप पुराने गाड़ी का सर्टिफिकेट स्क्रैप करके चले जाओगे तो 3% कीमत कम है, बाद में वो जो है उसके ऊपर RTO रजिस्ट्रेशन होता है, वो फ्री है, बहुत सी फ़ायदे हैं। तो अब आने वाले समय में नेचुरली, अब देखो आपका घर है, अब पुराना घर है, पानी गिर रहा है, उधर से दीवार में क्रैक गई हुई है, तो आपका कल्पना नहीं होती क्या कि ये घर को मैं अब नया बनाऊं गिरा कर। मतलब कोई ऐसा सर हल नहीं है कि उसकी मरम्मत करा दें सिर्फ? सर मैं खुद एक बाड़े में रहता था और मेरा मिट्टी का बाड़ा था, गडकरी बाड़ा नागपुर में, लोगों को मालूम है, और मैंने 4 बार नया बनाया, आखिर मुझे सब तोड़ना पड़ा। नया नया होता है, पुराना पुराना होता है। धन्यवाद आपका। उम्मीद करते हैं ये सारे जितने युवा हैं और देश के युवा भी आपकी इस पाठशाला और आपके इस ग्रीन चैंपियन इनिशिएटिव से प्रेरित होंगे और ढेर सारे प्लांट्स भी लगाने की कोशिश करेंगे। मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, अभी बरसात शुरू हो रही है, तो एक परिवार एक पेड़ लगाइए और उसको मेंटेन करिए। अगर आप सब लोगों ने मिलकर अगर पेड़ लगाए बड़े, तो इतना CO2 चला जाएगा, कम हो जाएगा, और CO2 का वैल्यू एडिशन का भी प्रयास हो रहा है। तो आपने अगर ये कम कर दिया तो हमारा जीवन सस्टेनेबल बनेगा। आप देखो, आप कभी कश्मीर में जाओ, कितना अच्छा लगता है, यानी हवा ऐसी लेना है, रसगुल्ला खाने जैसा लगता है। और यहाँ दिल्ली में देखो कैसा है। इस स्थिति को बदलने के लिए आप लोग ज़रूर पेड़ लगाइए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। थैंक यू।